Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is डेली न्यूज़पेपर वीडियो. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे. ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. तो सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर की इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस देख लेते हैं. These are the must read news articles from today's paper और इन आर्टिकल्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज हमारे फ्रंट पेज पे ऑपरेशन अजय मेंशन किया गया है. सो इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय. तो इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इसके चलते इज़राइल में जो इंडियन नेशनल्स प्रेजेंट हैं, जो वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए ऑपरेशन अजय इंडिया ने लॉन्च किया है. इसके बारे में जानेंगे. मूविंग अहेड, सो सुप्रीम कोर्ट में एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक केस चल रहा है, जिसके अंदर इशू ये है कि क्या एक मैरिड वुमेन 26 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है या नहीं. तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया है वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है. सो जो 2 जजेस थे उन दोनों ने अलग अलग डिसीजन दिया है. सो नाउ दिस हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें अब 3 जज पैनल बनेगा और एक डिसीजन इन फ्यूचर हमें इस इशू में देखने के लिए मिलेगा. इसके अलावा आज एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज़ में है, विच इज़ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA. एंड एज वी आर फॉलोइंग दिस न्यूज़ वी नो कि श्रीलंका को नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए इसकी चेयर मिल चुकी है और उसकी एनुअल मीटिंग अभी कंडक्ट हुई, एंड जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास आई हैं. तो क्या है IORA एंड क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे. मूविंग अहेड, आज हमारे पेपर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया है, विच इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स. यस, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. काफ़ी लंबे टाइम से ये डिमांड रेज हो रही है. वाई वी नीड इट, व्हाट आर द डिफरेंट कॉर्नर्स दैट वी नीड टू नो अबाउट दिस आर्टिकल, वो सब हम डिटेल में यहाँ देखेंगे. फिर आगे चलेंगे तो आज हमारे द हिंदू ओपिनियन पेज पे 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. वन आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू विमेंस रिजर्वेशन कोटा. ठीक है. एंड यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव टच किया गया है वो ये है कि हमने देखा कि हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, एक्ट है, उसे पास किया. एंड लेकिन वहाँ पे एक लिंकेज ये जुड़ चुका है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब हमारे पास नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन आती है, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज को डीलिमिट कर देती है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा. तो ये एक क्लॉज इसमें एडेड है. तो इसी पूरी सिचुएशन को यहाँ पे एनालाइज किया गया है, तो वो हम समझेंगे. एंड लास्टली, वी नो इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा चलती है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ. जो वर्कर्स हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में माइग्रेट करते हैं. तो जिसका रिज़ल्ट हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो वोटिंग का टर्नआउट आता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले कुछ लोग माइग्रेट कर चुके हैं. तो इसकी सोल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट बार बार रेज होता है, दैट इज़ ऑफ रिमोट वोटिंग, जो कि दिल्ली में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वहाँ पे इसे देखा भी गया था, इम्प्लीमेंट भी किया गया था. आज इस आर्टिकल में एक तो ये बताया गया है कि रिमोट वोटिंग का वर्कर्स में माइग्रेंट्स इसे कितना ट्रस्ट करते हैं या नहीं ट्रस्ट करते, क्योंकि जिनके लिए ये बनी है उनका इस पूरे सिस्टम को ट्रस्ट करना ज़रूरी है ताकि ये फुल स्केल पे इम्प्लीमेंट हो सके. तो वो डाटा के साथ यहाँ पे प्रेजेंटेड है. हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिमोट वोटिंग एंड इसकी क्या ज़रूरत है और उसे किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो इन सभी आर्टिकल्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. Let's begin with our first article, which is about Operation Ajay. So, इज़राइल में जो इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं वो वापस इंडिया आ सकें, जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया जा सके, तो इसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है. इसके लिए कुछ स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज की गई हैं, जिनका एम है कि इज़राइल से इंडियन सिटीजन्स को वापस लेकर आना.
एंड अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम में इंडिया ने अलग अलग इवैक्यूएशन ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। जैसे कि इससे पहले अगर हम इसी साल की बात करें, सो ऑपरेशन कावेरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको याद होगा ऑपरेशन कावेरी, जिसमें सूडान जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे भी एक टेंस फाइटिंग हो गई थी बिटवीन आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्स। एंड उस टाइम पे भी जो इंडियंस सूडान में फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया था, राइट? अच्छा, इसी साल ऑपरेशन दोस्त भी आया था, याद है ऑपरेशन दोस्त? ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, राइट? दैट अर्थक्वेक, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, एंड इसने दोनों कंट्रीज़ को बहुत डिवास्टेट कर दिया था। तो उस टाइम पे वहाँ पे टर्की और सीरिया को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ये तीनों ऑपरेशन अजय, कावेरी एंड दोस्त 2023 के ऑपरेशंस हैं, ठीक है जी। इससे पहले अच्छा, जब यूक्रेन वॉर हुई थी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गंगा, जिसका एम था कि भाई यूक्रेन के अंदर जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना, राइट? देन सिमिलरली इससे, ये तो 2022 में आया था। 2021 में इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन देव शक्ति, ये जब अफ़गानिस्तान में वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का फॉल हुआ एंड इट वाज ऑक्यूपाइड बाय द तालिबान, तो उस टाइम पे जो इंडियंस वहाँ पे प्रेजेंट थे उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति आया। देख रहे हैं आप? तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें प्रीलिम्स में इस तरह का एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन सा ऑपरेशन किस किस रीजन में, कौन कौन से कंट्री में लॉन्च किया गया था, एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। तो 2021 तक तो हम चले गए, कोविड की बात भी कर लेते हैं। 2020 में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन वंदे भारत, जिसका मेन एम था, जब पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 स्ट्राइक हो गया था उस टाइम पे वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं उनको दोबारा इंडिया लाया जा सके। एंड सेम टाइम पे एक नेवल ऑपरेशन भी आया था जिसे कहते हैं हम ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसका एम भी यही था, कोविड-19 के टाइम पे ओवरसीज़ फंसे हुए इंडियंस को वापस इंडिया लेकर आना बाय सी। ऐसे तो हम बहुत पीछे जा सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि दो और ऑपरेशंस हैं दैट आई वांट कि आपको एक आइडिया हो। जैसे कि हमारे पास 2018 में आया था ऑपरेशन निस्तार। सो बेसिकली येमेन का जो स्कॉट्रा आइलैंड था वहाँ पे साइक्लोन आ गया था, और उस साइक्लोन की वजह से वहाँ पे इंडियन नेवल शिप्स भेजी गई थी कि जो इंडियन नेशनल्स जो स्कॉट्रा आइलैंड में फंस चुके हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए 2018 में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एंड वन लास्ट वन इज़ ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत, जो कि जब म्यांमार से रोहिंग्याज बांग्लादेश में फ्ली कर रहे थे, उस टाइम पे ऑपरेशन इंसानियत को लॉन्च किया गया, जिसमें बांग्लादेश को असिस्टेंस दी गई कि ये जो बड़े नंबर में राखीन स्टेट से रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश में आ रहे थे, इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन इंसानियत को लॉन्च किया था। सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट इवैक्यूएशन मिशंस जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये केस सुप्रीम कोर्ट से आता है विच इज़ रिलेटेड टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एक इशू सुप्रीम कोर्ट में आया है, दैट इज़ कि क्या एक मैरिड विमेन के पास राइट है टू एंड दी 26 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी। तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक 2 विमेन जज बेंच बनाया गया, लेकिन उन दोनों के ओपिनियन इस केस में डिफ़र कर रहे थे कि क्या एक मैरिड विमेन 26 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है। तो अब यहाँ पे इन दोनों जजेस का तो डिसीजन स्प्लिट आया। यहाँ पे सेंटर का जो रिजॉल्व है वो ये है दैट दे वांट टू सेव द अनबॉर्न चाइल्ड।
तो राइट ऑफ वुमेन को यहाँ पे निगलेक्ट करके टू सेव द अनबॉर्न चाइल्ड को अबव रखा गया। तो अब क्या हुआ है कि ये जो केस है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफ़र कर दिया गया है, जिसमें कि अब 3 जज पैनल बनेगा एंड वी कैन सी एंड अ डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर केस। तो जब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फाइनल डिसीजन आता है तब हम देखेंगे। एज ऑफ नाउ इंडिया में इस अबॉर्शन एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 2021। ठीक है, इसे अमेंड भी किया गया था, जिसके अंदर अबॉर्शन की जो डेडलाइन है वो रखी गई कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये डेडलाइन 24 वीक्स तक एक्सटेंड की जा सकती है, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। कि कोई फीटल डिफॉर्मिटी का केस है, फीटस एबनॉर्मैलिटी है, तो ऐसे केस में मदर की लाइफ सेव करने के लिए एक्सेप्शनली इसे 24 वीक्स तक एक्सटेंड किया गया है। तो अब यहाँ पे मैरिड वीमेन के केस में 26 वीक्स तक अलाउड होगा कि नहीं होगा, इसे लेकर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जजमेंट को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का ओरिजिन 1997 में होता है एंड एज द नेम सजेस्ट ये एक रीजनल फोरम है जिसका मेन एम है कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपसी कंट्रीज़ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए, म्यूचुअली बेनिफिट हो, इस तरह के कॉपरेशन यहाँ पे हो एंड एक नॉन इंट्रूसिव अप्रोच के साथ इस पूरे एरिया की एनहांसमेंट हो, इसकी जो ग्रोथ हो। एज ऑफ नाउ इसमें 23 मेंबर कंट्रीज़ आते हैं। नाम बता रहा है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, वो सभी कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन को टच करते हैं। तो आज का आपका असाइनमेंट आपके सामने है, यू नीड टू सी वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन को टच करते हैं। आप इसे डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले तो ये समझें कि वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि इंडियन ओशन को टच करते हैं। तो आप देखेंगे एक तो एशिया एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, देन यू हैव अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है, देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। तो एक तो कॉन्टिनेंट वाइज देखिए कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन को टच करते हैं, और इस एरिया में आइलैंड नेशंस कौन कौन से हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस में है, जिसमें बेसिकली जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, उसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इस बेसिकली, देखिए अगर आप ग्लोबल ट्रेड देखते हैं तो उसमें इंडियन ओशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। वी आर हैंडलिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिप इन द इंडियन ओशन। 1/3 जो कार्गो ट्रैफिक है वो इंडियन ओशन से गुजरती है। 2/3 ऑफ ऑयल शिपमेंट्स इंडियन ओशन से होकर गुजरते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में इंडियन ओशन रीजन एक तरह का लाइफ लाइन है। इट कंट्रोल्स द मेजर सी लेन्स व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल ट्रेड। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन। एंड देयरफॉर ये एसोसिएशन बनाई गई जिसका मेन एजेंडा है कि इन सभी कंट्रीज़ की एक कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, जिससे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो, मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर काम हो। अच्छा, इस इंडियन ओशन वाले रीजन में फिशरी कैसे हो उसे मैनेज किया जाए, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, रीजनल टाइज को इम्प्रूव किया जाए एंड ओवरऑल जो ब्लू इकोनॉमी है इसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, एंड अभी इस साल श्रीलंका को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की चेयर मिल चुकी है। इससे पहले ये चेयर बांग्लादेश के पास थी। ठीक है जी, अब इस मीटिंग में इंडिया ने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आइडिया है वो ये है कि इंडिया वांट्स टू बी फ्रेंड टू द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ अ मेजर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। एंड हमारा मेन एम यही है कि जो इंडियन ओशन है इट शुड रिमेन फ्री, इट शुड रिमेन ओपन एंड इंक्लूसिव। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन की गई है, वो ये है इंडिया ने एक रेड फ्लैग रेज किया है कि जो अनसस्टेनेबल डेट्स लिए जाते हैं बाय वेरियस कंट्रीज़, चाहे हम इसमें श्रीलंका की एग्जांपल देख लें या फिर हम अभी एज ऑफ नाउ मालदीव्स की एग्जांपल देख लें,
तो ये जो अनसस्टेनेबल डेट्स हैं इनके क्या डेंजर्स हो सकते हैं, क्या हिडन एजेंडाज हो सकते हैं कि जो अनवायबल प्रोजेक्ट्स के लिए अनसस्टेनेबल डेट्स मिल रहे हैं, व्हाट कुड बी द हिडन एजेंडाज, उसे लेकर यहाँ पे रेड फ्लैग रेज किया गया है। मूविंग अहेड, आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में शशि थरूर जी का लिखा हुआ आर्टिकल अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, दिस इज़ द मस्ट रीड आर्टिकल। देखिए, जब भी हम बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट डेज में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इट हैज़ बिकम पैरालाइज्ड भी आप कह सकते हो, आप इसे डिसफंक्शनल भी कह सकते हैं। इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू टेक एनी स्ट्रिक्ट और एनी सॉलिड डिसीजंस। ये हमने देखा अभी जब पास्ट में रशिया यूक्रेन वॉर हुई एंड पूरा इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज हुआ, बट देयर वर नो डिसीजन। एंड ऑल दिस शोज कि आज के प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज बिकमिंग पैरालाइज्ड एंड टू गेट इट बैक ऑन ट्रैक वी नीड टू इनिशिएट सम रिफॉर्म्स। और इसी सेम चीज़ को इस आर्टिकल में प्रेजेंट किया गया है। जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वो इसमें डिवाइडेड है। हमारे पास देयर आर टोटल 193 कंट्रीज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हिस्सा हैं, एंड देयर आर ओनली 5 नेगोशिएटिंग ग्रुप्स। मेजर 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं, दिस इज़ वर्सेस लाइक दिस, और ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि जनरल असेंबली की जो फंक्शनिंग है ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अब यहाँ पे जो बड़ा एरिया जो हमें टच करना है, दैट इज़ द इशू ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या ये रिफॉर्म्स आने देंगे? यही हो चुका है। दिस इज़ हाउ वेयर वी आर स्टक। Permanent members, they're not very enthusiastic about the reforms of United Nations system. But हाँ, ये सब कह रहे हैं कि okay, we need to introduce some changes, but they're not very enthusiastic. अब देखो रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एस्टैब्लिश हुआ था तो बेसिकली 1945 में एक यूएन चार्टर आता है जिसके बेसिस पे इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसके 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स बनाए गए। उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर कंट्री थे, 15 मेंबर्स। ठीक है, इन 15 में से क्या कर दिया, 5 कंट्रीज को परमानेंट मेंबर बना दिया और बाकी के जो 10 कंट्रीज थे वो बन गए नॉन परमानेंट मेंबर्स विच वर इलेक्टेड फॉर 2-year terms। इस तरीके से इसे तब फॉर्मुलेट किया गया। एंड ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? दीज आर यूएस, रशिया, यू मस्ट बी नोइंग, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ऐसे याद रखेंगे, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर काफ़ी बार सर्व किया है। अभी 2021 तक मिला लें तो आई थिंक 8वीं बारी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना था इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन को लेकर है। द मेन इशू इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन। और यही कहा जा रहा है, देखिए हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसमें 54 कंट्रीज हैं, वो आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी कंट्री ऑफ अफ्रीका देयर। And that is why we say that it is becoming less effective because it has less representation. Currently जो global issues चल रहे हैं, they are very complex and also they are very interrelated. और अगर ऐसे केस में representation नहीं होगी, ऐसे कंट्रीज़ की जो कि जियोपोलिटिकली, इकोनॉमिकली भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं,
तो एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जिनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिसिंग हो जाती है। ऐसे कंट्रीज में कुछ नाम आ जाते हैं जैसे कि इंडिया, इट्स अ बिग कंट्री, चाहे पॉपुलेशन के बारे में बात कर लें, चाहे हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात कर लें। जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट मेंबर्स। तो पहला इशू रिप्रेजेंटेशन का है। ये चंद 5 कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। फिर अगला इशू वीटो पावर की मिसयूज से रिलेटेड है। वीटो पावर को एक्सपर्ट्स ने बहुत बार क्रिटिसाइज किया है। इसमें बेसिकली इसे इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो सेल्फ चोजन क्लब है उसे एक प्रिविलेज मिल गया है, जो खुद ही बने उन्हीं को एक प्रिविलेज मिल गया, एंड इट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक। इससे जो काउंसिल है वो जो भी डिसीजंस वो चाहते हैं वो ले पा रहे हैं। चाहे कोई ऐसा डिसीजन भी है जो किसी एक मेंबर को भी वहाँ पे नहीं पसंद, फिर भी वो डिसीजन हो रहा है। एंड जो करंट ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, ऐसे केस में इस तरह का डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। फिर जो ये परमानेंट 5 हैं जिनको हम P5 कह सकते हैं, इनके बीच में भी राइवलरी चल रही है। यूएस, रशिया, चाइना, ये एक तरफ, ये 3 पोल्स हैं हमारे पास। पूरे ग्लोब पे ये 3 अलग अलग पोल्स बने हुए हैं, यूएस, रशिया एंड चाइना। अच्छा, अब सपोज करें ताइवान इशू आता है, ये रशिया यूक्रेन वॉर का इशू आता है, तो ऐसे केस में ये तीनों के अलग अलग स्टैंसेस हैं, राइट। देन जो हमारा देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनली एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम पीस कीपिंग है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग पीस एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, एंड इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। ऐसी पावर जनरल असेंबली के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इससे किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी के ऊपर भी खतरा हो सकता है अगर कोई सैंक्शंस लगा दिए जाएं, कोई एक्शन ऐसा ले लिया जाए जो कि P5 मेंबर्स ले सकते हैं। तो क्या किया जाए, इस आर्टिकल में इसी चीज़ की बात की गई है। सबसे पहले तो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की में डेमोक्रेसी को वापस आना होगा। इसकी डेमोक्रेटिनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा जिससे कि इसकी लेजिटिमेसी इम्प्रूव हो सके, सो दैट इट कैन गवर्न, इट कैन टेक डिसीजंस रिलेटेड टू पीस, सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन करनी होगी, रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर्स, इनकी सीट को एक्सटेंड करना होगा। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन सबको मिलनी चाहिए ताकि एक डिसेंट्रलाइजेशन हो सके पावर की, और ये बॉडी एक ट्रांसफॉर्म हो सके इनटू मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड अ मोर पार्टिसिपेटरी बॉडी, राइट। सो डू रीड दिस आर्टिकल। शशि थरूर जी ने ये आर्टिकल लिखा है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल एंड इट टॉक्स अबाउट these all those reforms that we need in United Nations Security Council. Moving ahead, आज हमारे ओपिनियन पेज पे अगेन जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो आया है, इसके अंदर जो डीलिमिटेशन को ऐड किया गया है इसे हाईलाइट करता है। देखिए, हमारे पास विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, एंड इससे हम कह रहे हैं ना दिस इज़ अ हिस्टोरिक माइलस्टोन जिससे कि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी आ सके, स्पेशली जब हम कंट्री के पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन इस पूरी लैंडमार्क लेजिस्लेशन की फेट तब डिसाइड होगी जब डीलिमिटेशन होगा। यहाँ पे डीलिमिटेशन क्या है, पहले इस चीज़ को समझें। आप बहुत डिटेल में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में इसे पढ़ेंगे, बट यू नो दैट डीलिमिटेशन का एक बेसिक आइडिया क्या है। जब पार्लियामेंट्री या असेंबली सीट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बॉर्डर को रीड्रॉ किया जाए टू बेसिकली इंश्योर कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में देयर इज़ इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स।
इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स। चाहे आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनती है उसे इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देयर आर इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स। आइडिया क्या है कि हर एक मेंबर इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके लिए क्या होता है, इसे हर 5 साल के बाद किया जाना चाहिए आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। एंड सो दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ वन रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो स्टेट असेंबली हो। तो हम ये कह सकते हैं कि डीलिमिटेशन पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ लिंक्ड है, ठीक है, जिससे कि हमारा मेन एम है कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी ना हो जिसमें ओवर रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सिर्फ एक मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन हो कि बहुत कम पॉपुलेशन है और फिर भी एक मेंबर है। दे शुड बी इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है। अब इसे लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। मेनली वी हैव आर्टिकल 82 जो कि कहता है कि पार्लियामेंट को डीलिमिटेशन एक्ट लेकर आना चाहिए हर सेंसस के बाद, ताकि जो सीट्स हैं लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उनकी रीएलोकेशन हो सके। सो फॉर दैट वी हैव आर्टिकल 82, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आता है जी आर्टिकल 170, जो कि वही बात कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी हो, जो साइज़ है पॉपुलेशन का उससे देखते हुए किस तरह डीलिमिटेशन और सीट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आर्टिकल 170 से डिराइव होता है। तो हमारे पास एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डीलिमिटेशन कमीशन बनाता है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आज तक ये डीलिमिटेशन कमीशन 4 टाइम्स बनाया गया है। एक बार 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और फिर 2002 में, ठीक है। इस डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका मेन काम है कि बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाए, ठीक है। जो करंट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनको 2001 के सेंसस के बेसिस पे 2002 में जो डीलिमिटेशन कमीशन आया था इसके बेसिस पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। हालांकि हर एक स्टेट को जो लोकसभा में सीट्स मिली हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो सीट्स मिली हैं, इनको फ्रीज कर दिया गया था। ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, यू नो अबाउट दिस, कि हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 का, जो ये कहता है कि भाई सीट्स को हमने फ्रीज कर दिया है, दे आर फ्रोजन। किसके ऊपर? 1971 के सेंसस के बेसिस पे, जिसके बाद इस फ्रीज को एक्सटेंड किया जाता है। आफ्टर 2026 तक इस फ्रीजिंग लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाता है बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। 2026 तक इसे फ्रीज कर दिया गया। ये हिस्ट्री है, ठीक है। अब जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया, इससे इस डीलिमिटेशन से लिंक कर दिया कि ये तभी इफेक्ट में आएगा जब 2026 की ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है ये होगी। हालांकि कोविड-19 की वजह से जो सेंसस था वो डिले हो गया था एंड इट इज़ पुश टू 2024 एंड 2025। गवर्नमेंट का यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि अगर हम रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन से लिंक करते हैं तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और वेमेन को जो सीट्स एलोकेट होंगी वो फेयर मैनर से होंगी, वो फ्रेश पॉपुलेशन डाटा के बेसिस पे होंगी। इससे एक तो क्या होगा, जब डिलिमिटेशन होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है हमारे पास, तो इससे एक तो नंबर ऑफ टोटल सीट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो रेज हो जाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो कि एक बार हमारे पास एक डाटा आ जाए, हमारे डीलिमिटेशन हो जाए, तब से विमेन रिजर्वेशन जो है वो एनैक्ट होगा। बट यहाँ पे वही इशू जो इस डीलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है वो ये है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ा इशू है। नॉर्थ साउथ डिवाइड यहाँ पे फिर आ जाता है। हम जानते हैं कि जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कि तेलंगाना, उन्होंने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया
एंड तो क्या उनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी, या फिर हमारे पास नॉर्थ में ऐसी स्टेट्स हैं लाइक बिहार एंड यूपी जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा रही है, तो क्या साउथ के एक्सपेंस पे नॉर्थ की सीट्स बढ़ जाएंगी। तो एक तो ये मिसमैच यहाँ पे आ सकता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। सेकेंडली विमेन रिजर्वेशन को इसके साथ लिंक किया गया है और इस पूरी चीज़ को यहाँ पे आपके सामने रखा गया है। इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात ये की गई है कि हमारे पास जब लोकल बॉडीज़ के अंदर विमेन को रिजर्वेशन मिली बाय 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट, उस टाइम पे 1993 में ये हमारे पास एक्ट आया था, इसे तब डिलिमिटेशन के साथ लिंक नहीं किया गया था। बट जो अभी करंट हमारे पास विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया है, इसे डिलिमिटेशन के साथ लिंक किया गया है, राइट। सो प्लीज़ डू रीड दिस आर्टिकल, इससे आपको एक और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी दैट हाउ डिलिमिटेशन इज लिंक्ड विद इट। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो कि रिमोट वोटिंग के इशू से रिलेटेड है। देखिए जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रपोज किया था कि हमारे पास जो रिमोट ईवीएम है, ठीक है, जिसे आरवीएम कह देते हैं, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये लेकर आया जाए जिससे कि जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं वो नेशनल इलेक्शंस में और रीजनल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, देखें, एक तो क्या हो रहा है कि हमने 2019 के जनरल इलेक्शंस में देखा कि देवर मोर देन 91% एलिजिबल सिटीजन्स जो थे, बट ओनली 67% ऑफ देम दे केम टू वोट, विच इज़ हाइएस्ट वोटर टर्न आउट इन आवर कंट्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वो थर्ड एलिजिबल वोटर्स जो कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास बनते हैं, दे डिड नॉट वोट। तो वोटिंग टर्नआउट डिक्रीज हो रहा है, हमें इस वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाना है और इसके लिए रिमोट वोटिंग अगर हमारे पास आ जाए, दिस कुड बी अ गुड सोल्यूशन। देन वी आर ऑल्सो सीइंग कि लेस वोटर टर्नआउट क्यों है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। कंट्री में जॉब सर्च को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर माइग्रेशन हो रही है। जो इलेक्टर्स हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये सब देखते हुए इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट किया था दैट दे शुड एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू रिमोट वोटिंग। तो इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरवीएम जो मॉडिफाइड वर्जन है, जो हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे हम आरवीएम कहते हैं, जो कि स्पेशल रिमोट वोटिंग पोल्स पे लगाया जाएगा। तो ये कंडक्ट किया गया, लेकिन अब इसमें दिल्ली के जो माइग्रेंट्स थे उनका ओपिनियन लिया गया दैट व्हाट डू दे थिंक ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ देम ट्रस्ट दिस प्रोसीजर। तो 47% लोग इस पूरे प्रोसीजर को ट्रस्ट करते हैं, whereas 31% पीपल डू नॉट ट्रस्ट इट दैट मच। तो ये इस आर्टिकल में आया था, तो यहाँ से एक आइडिया आपके माइंड में रहना चाहिए दैट देयर इज समथिंग इशू रिलेटेड टू रिमोट वोटिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।